बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं, लेकिन एक और केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, इमरान खान साहब के भी और फवाद चौधरी साहब के भी। तो उस पर जो फवाद चौधरी साहब का रद्दमल है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है ये लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है और इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत में हाई कोर्ट में तलब करवाएंगे, ये उन्होंने खुद ही दावा कर दिया, ये उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो अब सूरत हाल ये बन रही है कि रोज़ाना जो है वो एक डिबेट होती है जी, इमरान खान गिरफ़्तार होंगे नहीं होंगे। रोज़ाना कहीं ना कहीं से कोई वारंट गिरफ्तारी जो है वो आया होता है और रोज़ाना हमारी डिबेट यही होती है जी, गिरफ़्तार होंगे नहीं होंगे। तो वो जो असल मसला था ना कि 90 दिन में इलेक्शन होना या नहीं होना, वो कहीं पीछे चला गया है, तवज्जो उससे हट गई है। और अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अदालतों में हाज़िरी के लिए वीडियो लिंक इस्तेमाल हो सकता है नहीं हो सकता। माजी में उसकी कुछ मिसालें मौजूद हैं, तो क्या इमरान खान साहब जो हैं उनको वीडियो लिंक की सहूलत मिल सकती है? आज तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया है, तो क्या जो इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं वो राना सनाउल्लाह की भी गिरफ्तारी का मुतालबा करेंगे या इन दोनों को वीडियो लिंक की सहूलत दे दी जाए? तो कुछ कानूनी और सियासी सा मामला है, तो इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अता तारड़ साहब, जो मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए दाखिला और कानूनी अमूर। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब भी हमारे पास मौजूद हैं और लाहौर में तहरीक इंसाफ के वकील अज़हर सदीक़ साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत से केसेस में आजकल वो पेश हो रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। सबसे पहले अज़हर सदीक़ साहब ये बताएं कि ये जो तोशाखाना केस में तो इमरान खान साहब का जो वारंट गिरफ्तारी है वो मुअत्तल हो गया और जो इलेक्शन कमीशन ने वारंट गिरफ्तारी जारी किया है वो भी काबिल ज़मानत है, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम लाहौर हाई कोर्ट से तौहीन अदालत का नोटिस जारी करवाएंगे। ज़रा ये बताएंगे कि ये तौहीन अदालत कैसे बनती है? बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। बहरहाल एक बात तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इमरान खान साहब के दौर और इस दौर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो भी एक शक्ल है वो आप लोगों के सामने आ गई है। केसेस ज़्यादातर क्या हैं, इमरान खान अदालत ना जाएं तो अब मसला, अगर अदालत चले जाएं तो दहशतगर्दी के मुकदमे, इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई एहतजाज कर दें दहशतगर्दी के मुकदमे, ये तो आप सब लोगों ने देख लिया है। इसी तरह मिसाल के तौर पर किसी एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट को छोटी सी कोई बात कह दें, तौहीन अदालत, दहशतगर्दी के मुकदमे, ये सारा कुछ देख चुके हैं। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन विदाउट एनी डाउट इज नीदर अ कोर्ट और अ ट्राइब्यूनल। इलेक्शन कमीशन ना तो कोर्ट है ना ही ट्राइब्यूनल है। तोशाखाना का जो ये केस, दो पहलू हैं उसके। एक में तो सेक्शन 137 के तहत नाअहल करार दिया था और वो भी बड़ी कमाल बात है कि चंद MNA हजरात स्पीकर के पास चले गए आर्टिकल 63 के हवाले से, आर्टिकल 63(2) की इंटरप्रिटेशन के हवाले से। हालांकि आर्टिकल 63 अप्लाई नहीं करता, मैं उनमें नहीं जाऊँगा, लेकिन आप लोगों के लिए, हर एक नॉलेज के लिए, हर एक को पता नहीं है, अभी एक फैसला आ चुका है जस्टिस शाहिद करीम का सेक्शन 137 के, जिसके तहत इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने वो फैसला जो है कलअदम, इमरान खान साहब का नहीं, किसी और केस की बात कर रहा हूँ, वो कलअदम करार दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। सेक्शन 137 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वो करप्ट प्रैक्टिस है। 167 में, 170 में सजा दी हुई है, 174 में आगे ट्रायल होना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि उसका एक इस्तगासा चल सकता है। अब हुआ क्या, दूसरा जो पहलू है कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ कुछ अगर कोई अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, अलकाबात इस्तेमाल कर दिए, कोई बात आ गई, तो फौरी तौर पर उन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस लिए। सेक्शन 10 है इलेक्शन एक्ट का, उसकी वायरीज को चैलेंज किया गया। जहां सिंध में चैलेंज किया, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में पिंडी बेंच में जस्टिस जवाद हसन के पास आया और वो मामला बड़ा सीधा सा है कि क्या इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट है, क्या एक ट्राइब्यूनल है, क्या वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है। रिसेंटली अभी
कल ही जस्टिस बाबर सत्तार ने फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन के हवाले से भी फैसला दिया है, जहां ये बात तय हो गई है कि आर्टिकल 175 के तहत, यानी हमें समझना है कि तौहीन अदालत वहां हो सकती है जहां कोर्ट होगी, जहां ट्राइब्यूनल होगा। आप बैठ के, यानी इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता, और वहीं पर लार्जर बेंच बन चुका हुआ है जिसमें फाइनल ऑर्डर पास करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ मामला, और अल्टीमेटली बात जो आपके सामने रखनी है कि जो अभी इलेक्शन कमीशन ने बेलेबल वारंट जारी किए हैं ना, मैं समझता हूं ये एक तो कोहर्सिव मेयर में आता है। कोहर्सिव मेयर के हवाले से हाई कोर्ट जो है एक ऑर्डर पास कर चुकी है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। अदालत इस पर कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती, ये एक अलग इशू है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि ये तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। इट्स अ कोहर्सिव एक्शन। क्या आप मजबूर कर रहे हैं पहले बैठकर ये मामला, जो कि अब हाई कोर्ट एक मामले को कॉग्निजेंस ले बैठी है कि कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है, और एक रीसेंट फैसला आ गया हुआ है सेक्शन 137 के सामने रखते हुए कि उसमें कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। अगर उन चीज को सामने रखकर देख ले, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। अच्छा जी, तारड़ साहब, अब राना सनाउल्लाह साहब का भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जी, और इमरान खान साहब के भी कई अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं। तो अब जिस तरह कि आपने इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया अभी तक, पुलिस पार्टी भेजते हैं और वो फिर वापस आ जाती है, तो राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी यही होगा, या दोनों को वीडियो लिंक की सहूलत मुहैया की जाए? मेरा तो ख्याल है कि दोनों को अदालत में पेश होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? ये जो वारंट होते हैं, इसकी गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो मुल्जिम है उसको अदालत के रूबरू पेश करके उसकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। ये गिरफ्तारी या ये वारंट सिर्फ इसलिए है कि मुल्जिम पेश हो जाए और मुल्जिम मजबूर हो जाए कि वो आकर अदालत में जो है वो पेश होकर अपनी सफाई जो भी देनी वो दे। तो मेरा ख्याल है दोनों को पेश होना चाहिए। अगर एक शख्स कल रैली निकाल रहा है, और रैली निकाल सकता है, अगर वज़ीराबाद इंसिडेंट के फ़ौरन बाद पिंडी में आके लात टेबल के ऊपर रख के जलसे से खिताब किया जा सकता है, लॉन के अंदर रोज़ खड़े होकर खिताब करते हैं। उस दिन 8 घंटे का सफ़र करके इस्लामाबाद आप आए हैं, 4 घंटे आप आए हैं, 4 घंटे आप गए हैं, लगभग 2-2.5 घंटे आप इस्लामाबाद में रहे हैं। तो मेडिकल ग्राउंड के पीछे छुपना, मैं समझता हूँ ये कोई इतनी दानिशमंदी की बात नहीं है। तोशा खाना के केस को बड़ा शो किया जा रहा है। राना साहब पे तो चलें कोई FIR होगी ना, कोई बयान देने की या कोई इस तरह के मामले नहीं, उन पे तो मुस्लिम लीग काफ ने FIR दर्ज करवाई है कि आपने IG पंजाब को धमकी दी। मैं वही कह रहा हूँ ना, बयान, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो बयान देने की हद तक उन पर FIR दी गई, वो पेश हो जाएंगे, वो मामला रफा दफा भी हो जाएगा। मगर ये बड़ा टेक्निकल नहीं, तो राना साहब भी इसलिए नहीं पेश हुए, वो कह रहे हैं जी मैं मसरूफ आदमी हूँ। नहीं, वो ठीक है, उनको मसरूफियत से टाइम निकालना चाहिए। हम उनसे बात भी करेंगे कि वो पेश हो जाएं और वो मामले को क्लियर कर दें। बयान की हद तक है ना, अब तोशा खाना को ट्रिविलाइज किया जा रहा है, उसको छोटा बना के दिखाया जा रहा है। दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया तरीका निकला है। आप एयरपोर्ट जाते हैं, आप अरबों रुपया कैरी कर रहे होते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि आपके पास अरबों रुपया। वो कैसे? आपने 1 अरब की घड़ी पहनी होगी, आपने 50 करोड़ की अंगूठी पहनी होगी, ना कस्टम्स वाले ना कोई और एजेंसी वहाँ पे इमिग्रेशन FIA आपको पूछ नहीं सकती कि ये घड़ी कितने की है। उसकी इवैल्यूएशन का एयरपोर्ट पे कोई प्रोसेस नहीं है। इमरान खान साहब जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का रिंग चलाते थे या गैंग चलाते थे, उसका तरीका वारदात ये था कि फराह साहिबा वो जेवरात या वो घड़ी पहन के बाहर ट्रैवल करती थी। लेकिन वो कहते हैं जी कि जो फॉरेन डिग्निटरीज की तरफ से जो कीमती गाड़ियां मिली थी जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, तो वो भी बहुत मामूली कीमत पे लेना, तो वो भी तो कौमी खजाने पे डाका मारने के मुतरादिफ है। देखें, उसका केस भी चल रहा है, उसमें हम आके पेश भी होंगे, बताएंगे कि कोई गाड़ी ली नहीं ली। ये तो बहुत और मामला है कि आप एक तोहफा आता है, आप ब्लैक मार्केट में पहले उसको अंडर वैल्यू करवाते हैं। तोहफा आया है, ये मग आया है, इसकी कीमत 40 रुपए है, आपने इसकी कीमत लगाई 5 रुपए। 5 रुपए लगवा के आपने खजाने में जमा कराए 2.5 रुपए। उसके बाद ब्लैक मार्केट में आपने इसको 20 रुपए का बेच दिया। चलें, ये अब कोर्ट डिस्कस करेगी, लेकिन जदून साहब मुझे टेक्निकल बात ये बताएं कि मुझे याद है कि अभी थोड़े दिन पहले जो इमरान खान साहब पे जो हमले का मुल्जिम है, जिसने गुजरात में उन पे हमला किया था, उसको वीडियो लिंक की सहूलत दी गई। वीडियो लिंक पे उसने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कराया। तो ये सहूलत इमरान खान को क्यों नहीं मिल सकती और राना सनाउल्लाह को क्यों नहीं मिल सकती? देखें, ये अपना इसमें सिचुएशन डिफरेंट होती है। हाँ। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट दी थी कि एक खातून थी, वो कनाडा जा रही थी, तो उसने कहा दीज आर द सर्कमस्टांसेस, मैं वहाँ से अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करूँगी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक जजमेंट दे दी कि अंडर द हार्ड सर्कमस्टांसेस वो वहाँ से एविडेंस रिकॉर्ड करा सकती है। मेमो गेट कमीशन की भी प्रोसीडिंग है वीडियो लिंक के जरिए। एक इमरान खान का केस डिफरेंट है। इमरान खान पे
चार्ज फ्रेम होना है, और चार्ज फ्रेम होने में कल को ये ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि चार्ज प्रॉपर फ्रेम नहीं हुआ। वो सबसे बड़ी बात ये, सदीक अज़हर साहब ने काफ़ी डिटेल दी है और मैं रिस्पॉन्ड करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये किसी केस में ट्रायल को प्रोसीड नहीं होने दे रहे, और इनकी हर मुमकिन कोशिश है कि कोई ट्रायल जो है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रोसीड ना हो। 4 महीने, ये बहुत छोटा केस है, कंप्लेंट का केस है, और इसमें समरी ट्रायल होना ये है। वही कर रहे हैं ना जो आप करते थे? नहीं, हम नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, हम नहीं करते। आपको केस याद दिलाऊं? मुझे केस याद दिलाएं। मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह केस को पिछली गवर्नमेंट के लोगों ने, और स्पेशली आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ट्रायल फेस किया है, इस तरह कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं फेस कर सकता। सुबह 8:45 बजे नैब की कोर्ट में मौजूद होते थे, और सम टाइम जज साहब आते नहीं थे, उनसे पहले ये नमाज फजर पढ़ के चलते थे, लाहौर से मौजूद होते थे। देखें ना, किस्म जो चीज़ें ठीक है उनको आप ठीक है चले। अच्छा सदीक अज़हर साहब, ये बताएं कि ये जो वीडियो लिंक की सहूलत है, ये आपके ख्याल में जब चार्ज फ्रेम करना हो, फर्द जुर्म आयद करना हो, तो उस वक्त नहीं मांगनी चाहिए, वैसे आम हालात में मांगी जा सकती है? हामिद मीर साहब, 2 चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ, चूँकि मैंने पिछले सारे केसेस सारे देखे हैं, कौन अदालत में किस तरह आता था, कितनी एग्जम्पशन है, ये सारे चैलेंज कबूल करके किसी दिन कौम के सारे रख दें कि कितने हैं। यानी अब मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तब कैसे आते थे, वो भी सारा कुछ रिकॉर्ड पे किस दिन आ जाएगा, वो सारा रिकॉर्ड किस दिन सारे रख के ना उस पर बहस करेंगे बड़ी। अब आते हैं अगली बात की तरफ। 2-3 चीज़ों को ज़रा क्लियर करना है। एक तो बात है, एक जो बात हो रही है वो बात ये हो रही है प्रोटेक्टिव बेल के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में लास्ट टाइम प्रोटेक्टिव बेल्स ली थी, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। उसमें हमजा शरीफ का केस मौजूद है। आपको याद होगा कि नैब ने छापा मारा, वो घर बैठे रहे, और उस वक्त के चीफ जस्टिस नाम जस्टिस सरदार शमीम साहब ने घर बैठे ही उनको प्रोटेक्टिव बेल दी थी लाहौर के अंदर ही। ये रिकॉर्ड पे है। अपना इसहाक डार देख लें, इश्तिहारी थे, सलमान शहबाज देख लें, इश्तिहारी थे। इन सबको बाकायदा इश्तिहारी को भी एक फैसिलिटेशन मिली कि आप कोर्टों में आ सके, पेश नहीं हुए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, 2 चीज़ों में क्लियर करना है। हमारा वहाँ ये कहना था, और ये टीबिया का जो मसला था उनके इमरान खान साहब की टांग के हवाले से, जो डॉक्टर की रिपोर्टें हमने सारी लगाई थी, और 28 तक वो मसला हो चुका है। अब चलने मिलने में मसाइल कोई नहीं है। और आपने देखा होगा कि एक जाली सा एक पैरा बनाकर जब कोई चीज़ नहीं मिली तो इस तरह की चीज़ें वो चलाते रहते हैं। हम वहाँ पर वीडियो लिंक मांग रहे हैं, और हम इसमें आपको बताते चले। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। कई दफ़ा वो जो सोशल मीडिया पे एक पैरा चल रहा है एक किसी बीमारी के हवाले से, वो जाली है जी, बिल्कुल 100% जाली है, और बाकायदा पर्चा हो रहा है, और उसमें ताकीक हो रही है कि ये मरियम नवाज के मीडिया सेल से बाकायदा जनरेट हो रहा है, और उसमें FIA को बाकायदा दरखास्त भी दे रहे हैं हम लोग। यानी इंसान को 1000 बार सोचना चाहिए कि इस तरह की बातें आप करें, अच्छा नहीं लगता रिकॉर्ड के ऊपर। मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं यानी ये जो कह रहे हैं ना, जहांगीर जदून साहब भाई हैं हमारे, नवाज शरीफ साहब का तोशा खाना के केस में बता दीजिएगा कि वो केस कैसे चला है सारा। नवाज शरीफ एक दफ़ा भी वहाँ पेश हुआ हो तो आपके सामने मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को सामने रखते हुए। हमें चीज़ों को जरा क्लियर करना है। क्लियर क्या करना है? इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं वो क्या हैं? यानी मिसाल पेशी के लिए गए, दहशतगर्दी का पर्चा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, दहशतगर्दी का पर्चा, अभी रिसेंटली कोयटा में पर्चा हो गया है तकरीर करने के ऊपर। ये कह रहे थे तकरीर पे पर्चा नहीं होना चाहिए। फिर शाह महमूद कुरैशी ने अपना जमान पाक में तकरीर की, फवाद चौधरी ने, वो पर्चा हो गया। वो भाई पर्चा दर्ज करना है ये जो बातें कर रहे हैं तोशा खाना की, इसकी वो जाकर मनी लॉन्ड्रिंग के पर्चे दर्ज करें। आपके पास तो अभी तक 1 साल के अंदर कोई चीज रिकॉर्ड में निकल नहीं सकी है। क्या रह गया? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। इमरान खान के दौर में कोई पर्चे दिखा दे इस तरह के, तारीखी तौर पर बता दें आप। और हम बड़ी सीधी टेक्निकल पॉइंट रेज किया, क्या इसका जवाब है जी? मैं आपको बताने वाला था ये कि तोशा खाना केस में मैं खुद वकील था मियाँ साहब का, और इसी हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अतर मिल्ला साहब और जस्टिस अमर फरूक साहब, ये दोनों का बेंच था। हमने कहा जी वो लंदन से अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, हम इतनी इजाज़त दे दें वीडियो के जरिए। उन्होंने कहा जी नहीं जी, ही हैज़ टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट। और हमारी वो पिटीशन आज भी रिकॉर्ड कैसा है उसको डिसमिस कर दी। लेकिन फर्द जुर्म आयद होनी है ना, तो यही मैं कह रहा हूँ सर, फर्द जुर्म आयद होनी है, ही मस्ट कम टू द कोर्ट। जी सिद्दीक अदर साहब, मीर साहब एक जवाब दे दूं इस बात का? जी जल्दी से दे दें। मैं मीर साहब एक जवाब दे दूं जी। देखिए, पहली तो बात है, अभी तो देखिए प्रोसेस 265C का है। 265C की कापियां तकसीम होती हैं। अब कापियां तकसीम हो गई हैं। मैं नहीं बताना चाहता स्ट्रेटजी 265D है।
इस केस में तो फर्दर जुर्म ही नहीं आयद हो सकती इमरान खान साहब के खिलाफ। दो लॉजिक समझ लीजिएगा। सेक्शन 137 के अंदर है जो सालाना गोशवारे जमा कराने हैं वो आपने 31 दिसंबर तक जमा कराने हैं और उसके 120 दिन के अंदर, उससे अगले 120 दिन के अंदर आप कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2018, 2019 और आपका जवाब आ गया, सारे केसेस आपका जवाब आ गया और आपने स्ट्रेटजी भी बता दी। अच्छा, अब तारड़ साहब ये बताएं कि ये जो चक्कर चल रहा है, कभी राना सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, कभी इमरान खान साहब के हो रहे हैं, इधर से कैंसिल होते हैं, उधर से फिर जारी हो जाते हैं, वो इलेक्शन की कहानी तो कहीं पीछे रह गई, तो वो आपने कराना कि नहीं कराना? देखिए, इलेक्शन हमारी दानिश में और इस पे नेशनल कंसेंसस बिल्डिंग ज़रूर हो, एक ही टाइम पे होना चाहिए। उसकी चंद वजूहात हैं, कुछ टेक्निकल वजूहात हैं। आर्टिकल 224 है आइन का, बिल्कुल क्लियर है, जो केयर टेकर सेटअप के हवाले से है। अब क्या हमारे होते हुए जब सूबाई इलेक्शन होगा तो हमारी हुकूमत का क्या स्टेटस होगा, और सूबे में जिसकी भी हुकूमत आए, जिस पॉलिटिकल पार्टी की हो, उसके होते हुए 18वीं तरमीम के बाद जब तमाम तर इख्तियारात सूबों के पास हैं, क्या ये मुमकिन है कि एक इम्पार्शल और फेयर किस्म का नेशनल असम्बली का इलेक्शन हो सके? और फिर हर 5 साल बाद यही रिपीट होगा कि 2 असम्बलियों के इलेक्शन पहले होंगे, 3 के बाद में होंगे। देखिए, IMF के पास हम नहीं गए थे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है इसमें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? अगर आप पैरा नंबर 14 पढ़ें, इफ सच अ कोर्स इज नॉट अवेलेबल, फिर बेरिस मिनिमम टाइम में वो आप उसको अमल दरामद करवाएं। बात यह है कि जब IMF के पास इमरान खान साहब जाते हैं और कहते हैं कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, नहीं जाऊंगा, उसको डिले वो करते हैं जब असेंबलियां तोड़े थे। क्या उनको इल्म नहीं था कि मुल्क किन माली मुश्किलात का शिकार है? और ये इस आर्टिकल को छोड़ भी दें, NFC अवार्ड के बड़े मसाइल हैं कि जब NFC अवार्ड के तहत पॉपुलेशन की बुनियाद पे सूबों को पैसे जाते हैं, 2 सूबों को ज़्यादा जाएंगे, 2 को कम जाएंगे। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदी होगी तो PP का हल्का पुराना होगा, NA का हल्का नया होगा। खुदा ना खास्ता को बाई इलेक्शन आ गया, रफड़ पड़ जाएगा कि नई हल्का बंदी पे कराना है कि पुरानी पे कराना है। मरदमशुमारी के हवाले से फवाद चौधरी साहब का एक बयान जरा सुन लें। आप क्या कह रहे हैं जी फवाद चौधरी साहब? जहाँ तक पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, वहाँ पर तो चूँकि शेड्यूल आ गया है तो ये सेंसस वैसे ही अब अप्लाई नहीं होता। अब अगर ये सेंसस मुकम्मल होता है तो फिर ये नेशनल इलेक्शन के ऊपर अप्लाई होगा। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का ताल्लुक है, इसके ऊपर मरदमशुमारी का कानून अब लागू ही नहीं होगा। जी जी, हम तो यही कह रहे हैं कि मरदमशुमारी हो लेने दें, लागू होना ना होना ये देखें, ये तो अब कोर्ट ने डिसाइड करना है ना, या प्लानिंग मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी या ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स करेगा कि 1 सेंसस स्टार्टेड। तो क्या फवाद चौधरी साहब के कहने से अभी शेड्यूल तो आया नहीं है, क्या शेड्यूल आने से पहले सेंसस जो है वो इनवैलिड रेंडर हो जाएगा? ये भी एक सवाल है। और उन 2 सूबों के अवाम का क्या कसूर है कि जहाँ पे वसाइल की तकसीम पॉपुलेशन की बुनियाद पे, आबादी की बुनियाद पे होनी है और वो नहीं हो पाएगी? तो देखिए, ये इन्होंने उजलत में असेंबली तोड़ी है, इन्होंने जल्दबाजी की है, इन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि मरदमशुमारी रुक पाएगी। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अदर सदीक साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जी आपने इलेक्शन करवाना है। अताउल्लाह तारड़ साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है। फ़र्ज़ करें कि ये इलेक्शन नहीं होता, जिस मुद्दत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि करवाएं, नहीं होता, तो क्या फिर इस पे तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग हो सकती है? अच्छा, पहली तो बात है, अता तारड़ साहब जो कि वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सूबे में इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और मैं आपके सामने 2 बातें रखता हूं, क्योंकि ये मैंने सारा केस पहले दिन से ये बहस की है। पहली तो बात है, आईने पाकिस्तान में कहीं ये नहीं लिखा कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होने। हमें आईने पाकिस्तान, और आप इस बात के गवाह हैं, आप हमेशा आईने पाकिस्तान पे नफाज की बात करते हैं, किसी जगह बता रहे, मैं चैलेंज करता हूं इस बात को कि जहां ये लिखा हो कि सारे इलेक्शन इकट्ठे कराने। हाँ, एक बड़ी नोवेलिटी के साथ आर्गूमेंट किया गया सेक्शन 69 के हवाले से कि 1 पोल का बहाना बनाया गया। अच्छा, 1 पोल में लिखा हुआ है कि असेंबली के इलेक्शन होने हैं, असेंबली डिफाइन है, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, यानी एक असेंबली के इलेक्शन 1 पोल होने हैं। तो ये भी चैलेंज कबूल कर लें, कोई एक प्रोविजन बता दें, मैं वकालत छोड़ दूंगा कि जहां ये कहा हो कि सूबाई और वफाकी हुकूमत के इलेक्शन एक डेट पे होने हैं। अब आती है दूसरी तरफ, इन्होंने गालबन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा। 90 दिन के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता था, हाई कोर्ट को नहीं पता था कि इलेक्शन नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली के। इन्होंने आर्गूमेंट लेने की भी कोशिश की, वो आर्गूमेंट नहीं मानेंगे। अब शेड्यूल आ चुका है और सेक्शन 57 बड़ा क्लियर है, जिस दिन पोल की डेट आ जाएगी सेक्शन 57 के तहत 52 दिन का शेड्यूल देना है। वो 1 या 2 दिन रह गए इलेक्शन कमीशन के पास, वो शेड्यूल देंगे नहीं तो मैंने तो यहां लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट अपनी वैसे ही डिस्पोज कराई है
वह सेक्शन 187 आर्टिकल 187 के तहत लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की दरखास्त दायर की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में भी। और ये बात याद रखिएगा, मिनिमम यानी यहाँ से इंटेंशन क्लियर होगी। यानी आपको याद होगा आजमदीन तारड़ साहब ने जब इलेक्शन शुरू हो रहे तो क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब सैलाब हो गए, आगे चले गए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, तो इंटेंशन तो क्लियर हो गई कि ये आइन पाकिस्तान 1973 का नफाज नहीं चाहते हैं। वो भाई डर किस बात पे रहे हैं, आइन पाकिस्तान 1973 का नफाज होना है, आर्टिकल 4 और 5 का। और गवर्नर KPK इस वक्त क्या कर रहा है, मीर साहब आर्टिकल 112 और 105 पढ़ लें, पहले पोल डेट देनी है, फिर निगरान सेटअप आना है। यहां क्या हो गया है कि पोल डेट आई नहीं और निगरान सेटअप आके क्या कुछ करता रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। हम सबको और आपको भी याद होगा कि 7 अप्रैल 2022 सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। इलेक्शन कमीशन से पूछा गया आप इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा जी हमें 6 महीने के पहले इलेक्शन नहीं करा सकते, अब तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और पॉपुलेशन सेंसस का इससे कोई ताल्लुक नहीं अच्छा, है। एक छोटी सी बात आज याद आया पॉपुलेशन छोटी सी बात पूरा इतना सा कहां खामोश बैठे रहे हैं आप लोग, आप और बैठ के जो मर्जी आप बातें करते रहे। आईने पाकिस्तान का निफाज होना है और इंशाल्लाह हो के रहेगा। शॉर्ट स्टेटमेंट बताइएगा, शॉर्ट स्टेटमेंट देनी है आपने प्लीज, कि आप कह रहे हैं कि आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तौहीन अदालत की किस किस के खिलाफ आप दरख्वास्त दायर करेंगे? देखिए, एक तो वफाकी हुकूमत का मैं फिर कहता हूं कोई ताल्लुक नहीं है, पता नहीं क्यों वफाकी हुकूमत सारे मामले में आ रही है, इनका क्या ताल्लुक है सारे इलेक्शन के साथ? निगरान ये सारा काम करना है निगरान हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन है। आर्टिकल 218 पढ़ ले, 222 पढ़ ले। अब क्या होगा अगर ये इलेक्शन नहीं कराएंगे तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, आर्टिकल 218 और 220 पढ़ ले। और उसके अलावा निगरान सेटअप के अगेंस्ट ये सारा मामला लाया। चलो ठीक है, काम सिर्फ इलेक्शन कराना और कोई ताल्लुक ओके। अच्छा जी, अता तारड़ साहब आपका क्या ताल्लुक है? आप वफाकी हुकूमत है, आप क्यों बोलते हैं? बड़ा कन्वीनियंटली थोड़ा पढ़ लेते तो पता लगता कि फंड जो हैं वो वफाकी हुकूमत मुहैया करती है। बजट में जो एक प्रोविजन है फंड्स की इलेक्शन के लिए, वो पैसे फेडरल गवर्नमेंट ने मुहैया करने हैं। अगर इनका ख्याल है कि सूबाई हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि इलेक्शन करा लें तो करा लें। अब इंटीरियर ने ट्रूप्स प्रोवाइड करने हैं, DGMO को डायरेक्ट तो नहीं खर्च जाएगा ना, DGMO को कौन लिखेगा? इंटीरियर मिनिस्ट्री लिखेगी। प्लानिंग के हवाले से मामला आता है, फेडरल गवर्नमेंट इस सारे मामले में बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये क्यों लिखा गया कि वजारत खजाना और वजारत दाखिला दोनों, वजारत प्लानिंग, और ये क्यों लिखा गया कि सच अ कोर्स इज नॉट अवेलेबल, यानी अगर 90 दिन में मुमकिन नहीं है तो फिर शॉर्टेस्ट मिनिमम टाइम में करवाया जाए। ये ऑर्डर में लिखा है, पैरा 14 है, पढ़ लें, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो होगी इलेक्शन कमीशन पे और पंजाब की निगरान हुकूमत के खिलाफ, आप पे तो नहीं वो करेंगे? वो बस ठीक है, बड़ी मेहरबानी इनकी, फिर तो बड़े शौक से करें उनके खिलाफ। बट हम देखें इस साल, लेकिन अगर आप दरखास्त करेंगे तो आप पे भी कर देंगे। वो इनका कोई पता नहीं ना, कंटेम्प्ट भी कर दें और एक आधा परवेज़ साहब से फोन भी करा दे, हम तो टंगे गए मेरे साहब, हम कहां जाएंगे बेचारे। जी अजहर सिद्दीक साहब, इन पे करना कि नहीं करना? कर दे और एक आधा फोन परवेज़ से करवा दें। अता तारड़ के साथ दोस्ती है, प्यार मोहब्बत के साथ इसको जायजा जो मर्जी कहता रहे, ये इसके साथ जब किसी दिन कुछ करना होगा तो करेंगे। लेकिन एक मैं बात बता दूं मीर साहब, आप जो कि बात की है अता तारड़ ने, और मैं आपके सामने पैरा 14 पढ़ देता हूं। क्या है वो लफ्ज समझ लीजिएगा जो मिनिमम वो क्यों कह रहे हैं। वो लफ्ज है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मीट द 90 डेज डेडलाइन स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आल्सो द केस दैट पॉसिबली ऑन अकाउंट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, कि कानून में इबहाम था पंजाब की हद तक कि पोल डेट किसने देनी थी। अब सिर्फ इस वजह से, यानी आप जो ये सारा कुछ कह रहे हैं, ये सारा कुछ रिकॉर्ड होना है, कल फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इंटेंशन और मोटिव सामने आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मवाद फराहम करें, बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। वन शुड बी वेरी क्लियर कि आप बैठ के वो बात करें। और दूसरा देखिए, आप ये डिनाई नहीं कर सकते, ना पैसे देने से डिनाई कर सकते हैं, ना ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और बाकायदा चीफ सेक्रेटरी के और IG पंजाब की अंडरटेकिंग लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर मौजूद है। और ये पैसा सारा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आना है, इनका कोई ताल्लुक नहीं, कोई एहसान नहीं कर रहा है कौम के ऊपर, ये आईनी जिम्मेदारी। यानी आज अगर ये शुरू कर दें तो कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। हम नहीं पैसे देते, हमने सेंसस नहीं कराया, इलेक्शन ही होने देंगे। याद रखिएगा, ये सारा जो काम है ये आइन को तोड़ने की बातें हो रही हैं, 4 और 5 तोड़ने की बातें हो रही हैं, और जो हलफ दिए हुए हैं उन सब हलफ की वायलेशन हो रही है। हमें सारों को आईने पाकिस्तान 1973 का निफाज उसकी असल शक्ल में करना है, और वो यही है कि आप इलेक्शन कराएं। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यही आइन ने कहा है, और यही अवाम चाहती है। और अप्रैल 2023 में आईने पाकिस्तान की तश्कील के 50 साल भी पूरे हो रहे हैं। अच्छा जहांगीर जदून साहब, ये बताएं, एक सवाल ज़रा मुख्तलिफ है लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो रही है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ।
आपने अभी खुद ही बताया कि आप नवाज शरीफ साहब के वकील थे, तो जब नवाज शरीफ साहब अदालत में पेश होते थे हाई कोर्ट में, तो उनके लिए, उनकी गाड़ी के लिए कोई दरवाज़ा वगैरह खुलता था? नहीं, हाई कोर्ट में तो किसी के लिए भी कभी गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुला। अभी मरिक में भी की बहुत सारी पेशी हुई हैं, जरदारी साहब आते रहे हैं, तो हाई कोर्ट का जो मेन एंट्रेंस है उधर वकीलों को भी, हमें भी अलाउड नहीं, वहाँ पे इंटर नहीं होने देते किसी को, तो उधर तो नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलते, सिक्योरिटी रीज़न। कोई मिसाल नहीं है इसकी? कोई मिसाल नहीं है कि दरवाज़ा खुला हुआ। लेकिन उस दिन मैंने सुना है कि इमरान खान के लिए अंदर जो है इनकी गाड़ी को ले जाया गया है हाई कोर्ट के अंदर, इस दरवाजे से जो ये G10 मार्केट की अच्छा, तरफ से अब जो वो उस दिन जो वाक़या हुआ, तो हाई कोर्ट के बाहर जो वाक़या हुआ, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर एक वाक़या हुआ, इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ मारपीट की। जी जी। तो ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता? अब ये इसमें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मैंने उस दिन भी किसी को कहा था अगर कोर्ट चाहती तो इसका नोटिस ले सकती थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, क्योंकि पीछे जब वकीलों ने एक वो इंसिडेंट हुआ था चीफ जस्टिस के साथ, उन्होंने गमले वगैरह तोड़े, अंदर चले गए, तो उन पे एक दहशतगर्दी का पर्चा बना, 2-3 पर्चे, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दो किस्म के वकीलों पे बना। बिल्कुल 2 किस्म की प्रोसीडिंग जो है अभी भी चल रही है, अभी भी लगा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग बार काउंसिल के अंदर, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हाई कोर्ट के अंदर चल रही है। अगर वहाँ पे पुलिस मारती है सहाफ़ियों को, तो उन पे क्यों मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? मेरे ख्याल में रूल ऑफ लॉ, अब देखें पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ताकतवर आदमी को ला के नीचे नहीं लाना जाता, ना ही वो आता है अपने अंदर। अगर ये काम मैं अब फेयरली कहूँ ना, अगर पुलिस वालों को कोई बंदा मारता तो फिर आप देखें कितने। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कल वो जो हाई कोर्ट बार में एक फंक्शन था, वहाँ पे आपने एक तकरीर की जी, तो उसका मैं क्लिप अगर चला दूं तो मेरे लिए कोई मसला पैदा हो जाएगा कि नहीं होगा? क्लिप न चलाएं, मैं आपको खुद ही कह रहा तो मुझे ज़रा ये बताएं कि इसका मतलब है पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट है? देखें मेरी बात सुने, वहाँ आपकी मौजूदगी में वज़ीर कानून जी जी तारड़ साहब ने कहा कि मैं जा रहा हूँ राना सनाउल्लाह के पास और कल सुबह तक मसला हल हो जाएगा। फिर वो राना सनाउल्लाह साहब के पास आए और उन दोनों ने डिस्कस किया और उन्होंने कहा जी कल पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, आज सुबह अदालत में पुलिस ने कहा कि नहीं जी ये तो साफ़ी जो है ये तो ताउन नहीं करते। इसका मतलब है वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला जो हैं उनको इस्लामाबाद की पुलिस ने ज़ीरो किया हुआ है। ये मुल्क एक पुलिस स्टेट बन चुका है, आप इसको माने? नहीं, राना साहब ने कल आपके प्रोग्राम वरना जो आपने कल वहां तकरीर किया है मैं उसका क्लिप चला दूंगा। कंडेम जो है राना साहब ने इधर किया है आके कि जी गलत काम हुआ है। अब देखें ना, FIR जो है पुलिस का रोल था कि वहाँ के फ़ौरन FIR होती। मैं अब भी कहता हूँ एज एडवोकेट जनरल प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ इस्लामाबाद कि ये FIR होनी चाहिए थी। तो FIR होनी चाहिए थी, FIR नहीं हुई। FIR देखें, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन 8 दिन हो गए नहीं ना हुई FIR। इसका मतलब है कि कम से कम पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद एक पुलिस स्टेट है। देखिए अब इसमें पुलिस यहाँ पे वजीर दाखिला और वजीर कानून की कोई नहीं चलती। नहीं, उनकी डेफिनेटली चलती है। राना साहब किधर चली है? राना साहब मेरे ख्याल में FIR आपको करवा के देंगे इंशाल्लाह। नहीं चले, मुझे उम्मीद है कि वो लाजमी FIR हो जी। चला अब अगर मैं अदर सदीक साहब से पूछूं। अच्छा, एक और मैं आपको तरीका एक मिनट अदर सदीक साहब, एक मिनट इसका मैं तरीका बताता हूँ। अगर FIR नहीं होती तो जर्नलिस्ट के पास पूरा राइट है कि जाके इस्तगासा करें मजिस्ट्रेट के पास, उन्हीं पुलिस वालों के साथ। आप एक काम करें ना कि अगर पुलिस वालों पे FIR दर्ज नहीं होती तो आप हमारे पे तो कर देना, जर्नलिस्टों पे कर दें, किसी पे तो FIR करें। नहीं, मैं तो किसी का हामी नहीं होती किसी पे गलत FIR हो। FIR हो ठीक हो, जिसने कोई ऑफेंस किया उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, या सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लॉ। अब अदर सदीक साहब आपको बताएंगे कि ये पुलिस स्टेट है या नहीं है, लेकिन एक वक्फे के बाद बताएंगे। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अदर सदीक साहब, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे पुलिस स्टेट की, तो ये आपको ये नहीं लगता कि ये जो हुकूमत की और अपोजिशन की जो एक सियासी लड़ाई है इसमें मीडिया क्रॉस फायर की जद में है, दोनों तरफ से ही मार पड़ रही है उसको? इसमें मीर साहब कोई शक नहीं है। अगर मैं कहूँ कि दोनों अदवार में मीडिया के साथ ज्यादतियाँ रही हैं, और वजह उसकी ये है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनका मकसद है, अगर कोई मकसद अपने पूरे हो रहे हैं लेकिन उसकी जद में हमारा मीडिया आता रहा है। और मेरा तो सर से शर्म से सर झुक गया, क्योंकि इस्लामाबाद बार में हमारे जितने सहाफ़ी भाई हैं बहुत ज़्यादती हुई है। मैंने तो जो जितना कुछ देखा है ना, वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ दे बात है। और अगर होता इस जगह पर या वज़ीर दाखिला या वज़ीर कानून, 1 सेकंड मैंने नहीं वक्त गुजारना था और इस्तीफ़ा दे के घर चला जाना था। ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए
कि जो अपने देखें, आप हैं फोर्थ पिलर। अगर हम फोर्थ पिलर को, जिसने हक और सच दिखाना है, उसके साथ नहीं खड़े हो सकते तो ऐसी हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है। इलावा जी अगर देखा जाए तो इस वक्त जो हमारी जो इस्लामाबाद पुलिस है, आपको पता है थाना कोहसार हो या थाना रमना हो, वो तो आपको पता है गद्दारी के मुकदमों में और इस तरह के मुकदमे एक्सपर्ट हो चुकी है। देखिए आप दरखास्त तो दें ना, 24 घंटे के अंदर, बल्कि 24 घंटे के आए जनाब, आप 10 मिनट में पर्चा ले लें। और उसके लिए अलग तरीकाकार दिया हुआ क्या होना है, आप देखें तो सही ना किस किस तरह मुकदमे दर्ज होते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पटारियों में मुकदमे रखे हैं, निकलते हैं। और ये सारा कुछ पूरी कौम ने देखा है सर, बड़ी ज्यादती है ये सारे मसले में। और अगर हम अपने साफी भाइयों के साथ नहीं खड़े हो सकते तो देखें, तो फिर फंडामेंटल राइट उठाकर फेंक दे। आर्टिकल 19 और 19 है जिसका हम बड़ा प्रचार करते हैं जी। आज अगर हम सब लोगों की वैल्यू अजहर सिद्दीकी की आवाज में कोई जान है तो ये मीडिया की वजह से है कि अब मीडिया ये बात सुनता है और चलाता है, वरना तो कई ऐसी बातें जो मैं कह रहा हूं शायद चल भी या सुनी भी ना जा सके, चल भी ना सके। अच्छा, आप जरा ये हमें सोचना पड़ेगा, गिरबानों में झांकना पड़ेगा। आपने जो सवाल उठाया अता तारड़ साहब, आप तो खैर गए थे जिन सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया इस्लामाबाद पुलिस ने, आप उनके साथ मुलाकात भी की। ये क्या वजह, वैसे गंभीर सा मामला बन गया है और जो वफाकी वज़रा उनको तमाशे बना दिया है इस्लामाबाद पुलिस ने? देखिए, तमाम तर हमदर्दी उनके साथ है। मैं सारी यकजहती करने भी गया था और थोड़ी सी अक्ल अगर इस्तेमाल कर ली जाती ना मौके पे, देख लिया जाए, कार्ड के थ्रू आइडेंटिफिकेशन होती है। वैसे चेहरे से सब जानते हैं कौन साफ़ी कौन नहीं है। आपको अगर इतनी है तशवीश, आप पूछें कि भाईजान कार्ड दिखा दें, वो उल्टा सीधा करके धक्के दे के बाहर फेंक दो। ये ताकत के नशे में चूर होके अदालत के अहाते के अंदर ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि ये सहाफ़ी जो हैं ये आपको कवर करने आ रहे हैं। इनके कलम से, इनके कैमरे से, इनके अल्फाज से पूरे मुल्क में एक मैसेज जाना है कि आज अदालत में क्या हुआ। अगर आप उनको ही उठा के बाहर फेंक देंगे तो फिर कैमरे बंद करवा दें। फ़ायदा इस बात का, देखिए ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक तंजीम है, उसने पाकिस्तान को जो रैंक किया पिछली गवर्नमेंट में, देखिए क्या क्या नहीं हुआ, कितने एंकर्स बेरोजगार हुए। कई चैनल के मालिकान को सिर्फ इसलिए नैब में दिया गया कि उनसे अपनी मर्जी का जो है वो पॉलिसी जो है वो जारी करवाई जा सके। एक चैनल बंद किया हुआ है, चल रहे हैं ARY को बंद किया हुआ है, बिल्कुल मामला चल रहे हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में मैं अभी निकल के वजीर कानून से भी बात करूंगा, वजीर दाखिला से भी, अगले 24 घंटों में FIR हो जानी चाहिए। देखें ना यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी और अजहर सिद्दीक साहब की आपस में मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है वो भी कहका लगाते हैं, देखिए हमारे भाई हैं, पीछे एक वाकया हुआ, वो मैं अब इनको कहूंगा कि वो देखें, वो हमारे भाई हैं, हमने कोई कार्रवाई नहीं की, वरना हम चाहते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में एक दरखास्त जरूर दे देते। इमरान खान साहब की एक पिटिशन पे एक दस्तखत जो थे वो इमरान खान साहब के नहीं थे, इमरान खान साहब ने इन पे डाल दिया। उन्होंने कहा जी मेरे नहीं, मुझे नहीं पता किसने किया। अजहर सिद्दीक साहब जरा इसकी जरा वजाहत कर दें, ये क्या चक्कर है? मैं देखिए, बात इतनी है कि इंसान को सच बोलना चाहिए और सच में ना कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब रोस्ट्रम पे आए, इनके दोस्त सारे वहाँ मौजूद थे, मीडिया सारा मौजूद था। ना सिर्फ दस्तखत तो उनकी है, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने बाकायदा, मैं इन जजिटों में नहीं पढ़ना चाहता, ये जो कि वजह है कि असल इशू थे रीट्रैक होने वाली बातें हैं। मैं जो एक मुतालबा किया, एक तो इन्होंने मान लिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर पर्चा देंगे, और दूसरा जो है ये पैमरा के ऊपर जिस तरह का ये प्रेशर डाला हुआ है, अगर आप याद करें थोड़ा सा, मैं याद कराने लगा हूं आपको, नवाज शरीफ के ऊपर इश्तिहारी होने की वजह से पाबंदी लगी हुई है और पैमरा ने लगाई है, बड़ी हेयरिंग के साथ लगाई है, और कई लोगों ने पिटीशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की, वो पाबंदी आज भी बरकरार है। तो अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखना है तो फिर सच बताएं, फिर वो क्यों आ रहा है, नवाज शरीफ क्यों टीवी पे दिखाया जा रहा है? अगर इतनी मुसीबत पड़ गई है तो फिर वो उस पर तो पाबंदी लगी हुई है और आज तक वो पाबंदी हटी नहीं है, तो फिर तस्वीर के दोनों रुख दिखाने पड़ेंगे। बराबरी की सतह पर आप चाहते हैं, बुनियादी हक पर सब ये भी मामला चल रहा है। मैं एक जज साहब के असासों के बारे में बात करता हूं। मुझे 2 दफा ऑफर किया गया है, मेरी आवाज को बंद किया गया है। असासों के बारे में बात करना तो कोई बुरी बात नहीं है। हमारा तो मुतालबा यह है ना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत के लिए मुकर्रर करें, देखें कि मनी ट्रेल मौजूद है, वो प्लॉट सस्ता खरीदा महंगा खरीदा। मैं अभी नाम लेने लगता हूं, मैं म्यूट होता हूं और सीधा ट्रांसमिशन खत्म हो जाती है। तो देखें ना, अब ये मामला तो आपके दौर में सेंसरशिप चल रही है ना, वो किसके, ये वाली किसके कहने पे चल रही है जो मुझे किया जाता है? सीजे साहब ने एक लेटर लिखा है पैमरा। अच्छा चले, अच्छा अब जहांगीर जदून साहब, जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी तो आप आज़ादी सहाफत के बड़े लंबरदार थे, अभी भी है कि नहीं है? जी ऑफ कोर्स अब भी हैं। अब देखें ना, सहाफत के लिए अपोजिशन जो है ना, सहाफ़ी जब अपोजिशन में होते हैं, सियासतदान तो उनको अच्छे लगते हैं, जब वो गवर्नमेंट में जाते हैं उनको थोड़े थोड़े अच्छे लगते हैं, फिर बुरे लगने लग जाते हैं। सहाफ़ी अगर जो पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट होगा वो सहाफ़ी नहीं होगा। सहाफ़ी को चाहिए फेयर कमेंट्स करें,
फिर एनालिसिस करें। चले अगर आजकल ये भी कहा जाता है कि फ़लाँ बंदा जो है फ़लाँ साफ़ी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट है। चलें एक्टिविस्ट है तो एक्टिविस्ट पाकिस्तानी शहरी तो है ना, तो पाकिस्तानी आइन जो है उस एक्टिविस्ट को भी तो कुछ हुकूक देता है। उसके फंडामेंटल राइट एब्सोल्युटली हैं, लेकिन सहाफ़त जो है ना, ये एक ऐसा पेशा है जिस पे आप फिर बाइस्ड हो जाते हैं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपके मैं बहस में नहीं जाता। आगा शोरश कश्मीरी साहब बहुत बड़े साफ़ी थे, ठीक है, मौलाना जफर अली खान साहब, हर बंदे का अपना स्टेचर हो सकता है ना। उन पे भी हर हुकूमत कहती थी तुम साफ़ी नहीं, तुम एक्टिविस्ट हो। सर ये बड़ी पुरानी हम ये इल्ज़ाम देख रहे हैं। लेकिन उस बंदे की अपनी जाती है कि वो कितना अपने आप को एक बैलेंस, अनबाइस्ड एनालिसिस कर सकता है, अनबाइस्ड कॉलम लिख सकता है। वो किसी पार्टी से लाइकिंग होगी उसकी, लेकिन उसको चाहिए कि उसको अपनी सहाफ़त के अंदर रुकावट ना आने दें। बस आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों वकील थे, इनका ताल्लुक कानून से था, और मैं चलते चलते आखिर में सिर्फ यही बात करूंगा कि खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ, अप्रैल 2023 में पाकिस्तान के आइन की तश्कील के 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी आइन की 50वीं सालगिरह पे हम आइन का मातम कर रहे हों। अल्लाह करे ऐसा दिन पाकिस्तान में ना आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।